हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब ठीक ठाक रहे होंगे। और हमने पहली वीडियो में जो राजनीतिक विज्ञान की हमने जो पहली वीडियो शुरू की है 6th क्लास एनसीईआरटी की, उसमें आज चैप्टर सेकंड होगा। चैप्टर फर्स्ट में आपने देखा था विविधता की समझ, और विविधता की समझ में आपने समझा था कि विविधता क्या है और ये कैसे आती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या महत्व है, ये आपने पहले चैप्टर में सीखा। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं, जिसने एक बार फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि विविधता क्या था। जो भांति भांति के लोग भांति भांति की भाषाएं बोलते हैं, संस्कृति उनकी अलग है, खाना पीना उनका अलग है, और वो क्या करते हैं, वो एक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मिलजुल से रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, और उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वालिटी भी है। तो वो हुई विविधता। और विविधता कैसे आती है? विविधता आने के भौगोलिक और ऐतिहासिक यानी कि ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं। जो रीजंस आपने कल देखे हैं, आपने लद्दाख का और केरल का उदाहरण भी देखा कि कैसे कैसे भौगोलिक जो अंतर थे उसके कारण उनकी विविधता, उनका रहन सहन अलग अलग था, लेकिन ऐतिहासिक कारण भी उनके समान थे, तो उसके कारण भी उनके अंदर समानताएं थी और भेद भी था। अब आगे सवाल पैदा होता है, कल आपने जो देखा उसमें ये एक कोटेशन थी जेएल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने बताया था कि हम किस प्रकार हमारे जो विविधता है वो ऊपर से थोपी नहीं गई है, बल्कि यह अंदर से अपने आप क्रिएट हुई है, और हमारी अनेकता में एकता का उन्होंने बात कही थी। तो ये कोटेशन मैंने आपको बताया था मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। और कुछ फैक्ट्स भी आपने देखे थे। तो एनसीईआरटी को करने का आपका फायदा क्या होता है कि आप क्या है कि रटकर आपको एज इट इज क्वेश्चन का आंसर तो लिखना नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है अपनी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एनसीईआरटी को पढ़ने से। जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सोचने लगे, समझने लगे बातों को। अब कल आप अगर सिविल सेवा में आप जाते हैं तो और आपको बहुत बड़ा पद दे दिया जाता है, तो आपको सोचने समझने की क्षमता अधिक हो, इसीलिए एग्जाम लिया जाता है। और आप अपने आप से सोचना शुरू कर देंगे। एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि ये पढ़ाती कम और सोचने पर ज्यादा मजबूर करती है। क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आप अपनी समझ को बढ़ाते रहे। ये इसका करने का मकसद ये होता है, प्री में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल आते हैं, और मेंस में भी आते हैं। एक आध कोटेशंस आ ही जाएगी, जैसे जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन डाली हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को ये बढ़ाती है, ये आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। जब आप ये सब चीजें समझते हैं तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं से उसका एवोल्यूशन करें और उस पर एक अच्छे से आंसर राइटिंग करें। जैसे आपने विविधता को समझा तो अपने चारों तरफ देखिए क्या विविधता है। धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर आप अपने आसपास विविधता देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप जो करंट इश्यूज हैं, जैसे सांप्रदायिकता के क्वेश्चंस आते हैं, सांप्रदायिकता के इशू होते हैं कम्युनलिज्म वाले, और जैसे और भी आप देखते हैं गरीबी, दलितों का जो शोषण है, या वृद्धों के लिए क्या योजनाएं चल रही है, स्कीम्स देखते हैं। तो इनका एवोल्यूशन कीजिए कि ये क्यों जरूरी है और विविधता का इससे क्या संबंध है, तब आप सही मायने में तैयारी में इन्वॉल्व अपने आप को मान सकते हैं। तो आइए दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें है विविधता और भेदभाव, विविधता एवं भेदभाव, यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी विविधता को आप जब देखेंगे तो विविधता दो तरीके से होगी। एक तरीका ये होगा कि आप पॉजिटिव रूप में देख सकते हैं। अगर आपसे कोई डिफरेंट
डिफरेंट तरीके का आदमी है या मनुष्य है, कोई आदमी है, तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर दो चीजें देख सकते हैं। वो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हाउ स्ट्रेंज, क्या मतलब क्या अजीब बात है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए, मैं इसकी भाषा नहीं समझता। तो ये सब अगर हम पहले से तय करके बैठेंगे कि नहीं मुझे इससे दूर रहना है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इससे कोई रिलेशंस नहीं रखने हैं, तो इसको कहेंगे कि आप पहले से कुछ सोच कर बैठे हैं और वो आपके दिमाग में बैठी हुई बात है। तो आप, ये बैरियर है आपका किसके प्रति, उस आदमी के प्रति मेल जोल में। इसको कहते हैं पूर्वाग्रह, प्रीजुडाइज। और इस पूर्वाग्रह को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रूप में लिया जाता है। तो आपको, अगर आप हेल्दी सोच रखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें नई चीजें खोजने की कोशिश करेंगे कि ये मुझे सीखने को मिलेगी और ये मुझे, मेरे लिए नई चीज है और मैं इसको देखना चाहूंगा। तो ये सब चीजें आपने पहले अध्याय में समीर 1 और समीर 2 वाले एग्जांपल में देखी भी है कि समीर 1 और समीर 2 में जो अंतर था, वो विविधता तो था ही, सांस्कृतिक अंतर तो था ही, धर्म के रूप में अंतर था, लेकिन साथ में उनमें असमानता भी थी। तो विभेदता और असमानता दोनों अलग होती है, वो हमने आपको बताई थी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं दूसरा लेसन, और इसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो विविधता को हमने कल देखा और विविधता के कारण कैसे भेदभाव होते हैं ये आज हम देखेंगे, और इसको कैसे हटाया जाए इसका कंक्लूजन भी बाद में आएगा। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी पर चलते हैं। एनसीईआरटी का जो पार्ट है इसमें दिखाया गया है कि आपने पिछले पार्ट में अपने विविधता के बारे में पढ़ा है, और कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनकी मजाक उड़ाई जाती है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों और समूह में शामिल नहीं किया जाता। देखिए, विविध, अगर कोई आपसे अलग है, यानी कि वो आपसे थोड़ा सा अलग है, तो आप उसमें पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो क्या होगा, आप उसके साथ जुड़ेंगे। और यदि आप उसकी नेगेटिव पहले से ही मन में पूर्वाग्रह बनाकर बैठे हैं, तो फिर आप उससे दूर रहेंगे, उसे चिढ़ाएंगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो नेगेटिव चीज होगी। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो हमें दुख होता है, और अगर सेम चीज यही वो आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, और उसको भी बुरा लगता होगा। तो इसलिए कभी भी इस टाइप की सोच नहीं रखनी है। गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कारण है सबसे बड़ा असमानता। असमानता यानी कि इनइक्वालिटी। ठीक, इनइक्वालिटी में आपने कल समीर 1 और समीर 2 का जो देखा, समीर 1 था अमीर, समीर 2 था गरीब। तो इसमें समीर 1 अगर हेल्दी सोच पूर्वाग्रह रखता तो वो क्या करता, समीर 2 से बात ही ना करता, उसकी वेशभूषा को देखकर, उसकी गरीब माली हालत को देखकर। लेकिन वो पॉजिटिव चीजें ढूंढ रहा था तो उसने उससे जुड़ना उचित समझा। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं। देखिए, ये जिसमें चित्र दिया हुआ है, सभी भांति भांति के लोग हैं। अच्छा, भेदभाव हो सकता है जन्म, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी कि आप लड़के हैं, लड़की के आधार पर भी भेद हो जाता है। भेद करते हैं हमारी सोसाइटी में। और कभी कभी ये होता ये है कि आपको इन चीजों को के कारण क्या है, असमानता है। और असमानता कैसे पैदा होती है, वो होती है आपके नजरिए से। जब आप उनको अवसर नहीं देंगे, जब आप उनके साथ समान व्यवहार नहीं करेंगे, तब वो असमानता समाज में आएगी। कोई गरीब होगा और कोई अमीर होगा। तो हम यहां देखते हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की
जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। हमने कल देखा विविधता में सबसे बड़ा रोल भूगोल और इतिहास का होता है। अगर हम हमारी संस्कृति को, हमारे रहन सहन को, हमारी भाषा बोली, हमारे खाने पीने की आदतों को इतिहास और भूगोल प्रभावित करता है। तो अगर आप आगे देखें तो इसमें कहा है, अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लगा लिया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। अब देखिए, भारत की जो विविधता है वो कल हमने बताई थी। ज्योग्राफिकल रूप से भारत बहुत विविध है और ऐतिहासिक रूप से भी भारत में बहुत विविधता पाई जाती है, उसके ऐतिहासिक कारण है। अब देखिए, भारत में पूरे संसार में 8 मुख्य धर्म है। पूरे संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में लगभग सभी पाए जाते हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहां 1600 से ज्यादा भाषाएं होती है, 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। और ऐसी कंडीशन में जो मातृभाषाएं हैं लोगों की, ये 1600 मातृभाषाएं हैं और यहां 100 से अधिक, 100 से भी ज्यादा नृत्य किए जाते हैं। देखिए भाई, धर्म, दुनिया के जितने धर्म है, मुख्य धर्म है 8, वो भारत में है। 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है जो उनकी मातृभाषाएं भी है, और 100 से ज्यादा तो नृत्य भी भारत में है। तो इतनी विविधताओं वाला देश, और वहां पर क्या क्या कंडीशंस हैं, यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। देखिए, विविधता होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भांति भांति की तरह से अगर हम पॉजिटिव रूप से सोचते हैं तो हम उस विविधता को एंजॉय करते हैं, और अगर हम नेगेटिव रूप से सोचते हैं, हम पूर्वाग्रह है, हमारे रूढ़िवादी सोच है, तो हम उसे एंजॉय नहीं करेंगे, वो हमारा नेगेटिव पॉइंट बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। जो हमारी जैसे लाइफ स्टाइल जीते हैं, हम उनके साथ ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं इंस्टेड ऑफ अदर्स। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमेशा बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमेशा अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय रखते हैं। अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय रखते हैं। कोई सोचता है कि ये अगर गांव से है, ये अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, तो ये आदमी में कुछ ये कमी होगी, यानी कि ये जो है इसके पास पैसे कम होंगे, या फिर ये लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपनी ही बातों में मगन रहने वाले लोग हैं, तो इनसे मेलजोल बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। या कोई शहर से है तो भाई ये आदमी पैसे कमाने के पीछे लगा रहता होगा और ये आदमी आलसी होगा, सारी सुख सुविधाएं इनके पास है, तो ये जो है इसके साथ बात करने का हमें कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी रुकावटें जब हम पहले ही किसी बात की राय बना ले तो उसे कहते हैं पूर्वाग्रह, यानी कि प्रिजुडाइज। और आगे क्या है, पूर्वाग्रह के बारे में समझाया गया है इस टॉपिक में। की पॉइंट जो है पूर्वाग्रह ही है और रूढ़िवादी सोच है। हम इसमें देखते हैं कुछ, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण, अब देखिए यहां क्या है, कुछ कथन दिए हुए हैं। कुछ कथन क्या दिए हैं, यह वाले। सबसे पहले इस बॉक्स को देखते हैं। इस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह के बारे में समझाया गया है कि भाई ये पूर्वाग्रह क्या है। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। देखिए कुछ कथन है, इन्होंने कुछ कथन लिखे हुए हैं। ये रहे, ग्रामीण लोगों के बारे में लिखा है कि आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। इसको टिक कर ले भाई, बिल्कुल। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, वो अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में खुश रहते हैं। ये एक आम धारणा है गांव वालों के लिए। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। बिल्कुल, अपने काम के समय सब अधिक काम करते हैं और हार्ड वर्किंग तो गांव के लोग करते हैं, ये भी अवधारणा है।
ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, यानी कि वो क्या है, अपने गांव से शहर में शिफ्ट होने के लिए जो है बाध्य है, कब, काम की तलाश में। तो ये सब चीजें ग्रामीण लोगों के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। अब शहरी लोगों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। शहरी लोगों के बारे में कहा है, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। देखो, एक इन्होंने पहले ही पूर्वाग्रह बना लिया कि यहाँ के लोग जो है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एक बता रहा हूं कि आम लोग क्या समझते हैं इस कथन के अधिकार से। तो आप यहाँ टिक करो कि हाँ भाई ऐसा समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि शहरों में लग्जरी लाइफ तो लोग जीते ही हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ये भी आम धारणा है। आजकल तो मोबाइल फोन और सोशल साइट्स पर ही ज्यादा लोग रहते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। यानी कि ये एक आम धारणा है कि शहरी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं और आदमी को कम वैल्यू देते हैं। एक ये वाली अवधारणा है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने पर खर्च हो जाता है। ये कथन दिए हैं ग्रामीण और शहरों के बारे में। अब पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह है कि पूर्वाग्रह है इन कथनों से आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में जो सही लगे उसको टिक करें। आपने टिक कर दिया। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। चलो, हमने सब पे निशान लगा दिया। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह है? बिल्कुल, ये सब जो कथन है ये सब पूर्वाग्रह ही है। ऐसा लोग सोचते हैं, अपने मन में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं खुद से कि भाई अपने मन में एक बात बैठा लेते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, फिर वो उसके अलावा दूसरी चीज देखना नहीं चाहते और अपनी एक व्यू अवधारणा बना लेते हैं सिर्फ पूर्वाग्रह के कारण, जो कि नेगेटिव चीज है। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रह को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए भाई, अगर आप सिविल सेवक हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो आप पहले से ये समझ बैठे कि नहीं भाई यहाँ के लोग तो आलसी होते हैं, यहाँ के लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये आलसी हैं। तो आपने बातें अपने दिमाग में बैठा ली, तो आप क्या करेंगे, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे। आप सारे के सारे अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे कि भाई ये तो गरीब ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये आलसी है। तो आप एक हेल्दी थिंकिंग नहीं रखते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं। तो आपको करना क्या है, इन पूर्वाग्रह को तोड़ना है। आप ये कहें कि नहीं, गरीबी का कारण कुछ और है। जैसे एनसीईआरटी में भी एक उदाहरण दिया हुआ है और मैं भी आपको वही उदाहरण दे रहा हूं कि अधिकतर ये सोचा जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। तो अगर एक डीएम या प्रशासक ये समझ ले कि मुस्लिम्स हैं वो स्कूल नहीं भेजेंगे, तो फालतू में प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है, वो अपने धर्म से प्रभावित हैं इसलिए स्कूल नहीं भेजेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूर्वाग्रह को तोड़ो। तोड़ने के बाद आप पाओगे, और बहुत सारे सर्वेक्षण हैं उसके आधार पर पाया गया है कि वो अपने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के कारण स्कूल नहीं भेज पाते लड़कियों को, या बीच में से ड्रॉप आउट करा लेते हैं। और कहीं कहीं पर यह भी पाया गया है कि जहां पर स्कूल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है और गरीबी भी उनका एक रीजन नहीं है, वहां पर मुस्लिम्स अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजते हैं। जैसे उदाहरण केरल का बताया गया है। केरल में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और उसके कारण वहां पर मुस्लिम्स भी अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं स्कूल में। तो इसका मतलब वो आपकी जो पूर्व धारणा थी वो तो गलत हो गई, धर्म के आधार वाली। तो इसलिए पूर्वाग्रह पालना प्रशासक के लिए हितकारी नहीं है। अब इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। हाँ भाई, ये तो टेक्नोलॉजी को चाहते ही नहीं, ये तो अपनी ट्रेडिशनल चीजों से ही काम करना चाहते हैं और इसलिए गांव के लोग हैं। अब जैसे बहुत से कहते हैं कि भाई गांव के लोग हैं, किसान हैं, तो कहाँ वो एसी में बैठते होंगे, कहाँ किसान थोड़े एसी में बैठता है, कार चलाता है। भाई किसान नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, मोबाइल फोन भी लिया हुआ है, उसकी पहुंच जो है सोशल साइट्स तक भी है, सोशल जो साइट्स चलती है वहां तक भी है, और
वो ट्रैक्टर भी चलाते हैं, वो एसी में भी जाते हैं, वो कार में भी जाते हैं। तो इसलिए ये तो एक पूर्व धारणा हो गई, बना लिया आपने कि किसान तो जो है वो बुरी हालत में होगा। नहीं, किसान भी अच्छे से रहना चाहता है और अच्छे से रहना उसका अधिकार भी है, और वो अज्ञानी भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जो गांव के बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट लेते हैं। तो ये पूर्व धारणा बना रखी है बहुत लोगों ने, शहर में लोग सोचते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। और गांव में जो सोचते हैं शहर वालों को कि भाई ये आलसी होते हैं और ये पैसे कमाने के पीछे रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। शहर में लोग बहुत मेहनती होते हैं और वो जो मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए ये पूर्व धारणा भी गलत है। तो शहरों में ऐसा ही नहीं है कि शहरों में पैसे को ही वैल्यू देने वाले लोग रहते हैं, शहरों में मानवता को भी वैल्यू देते हैं और वो हार्ड वर्किंग भी करते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, देखिए ये है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। यानी कि हमने पहले से ही बिना उसको एग्जामिन किए, बिना उससे मिले चुले, हमने कहा अच्छा ये गांव से है, ठीक है यार भेज दो, ये तो ज्यादा नॉलेज भी नहीं रखता होगा, ठीक है हम इससे बात नहीं करेंगे। हमने पहले दिमाग में बैठा ली बात ये गांव से है और इसको कोई नॉलेज वॉलेज है नहीं, तो ये हुआ पूर्वाग्रह। तो हमने पहले से अपने दिमाग में राय बना ली और उसे दिमाग में बिठा लिया, ये कहलाता है पूर्वाग्रह। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है और ये अधिकतर नेगेटिव होती है, ये सब पर लागू नहीं होती और हर जगह हर तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। आलसी और कंजूस नहीं मान सकते, वो हर आदमी का नेचर अलग अलग होता है, चाहे वो गांव में रहे, शहर में रहे, किसी भी धर्म से में हो, किसी भी जाति में हो, उनका हर किसी का अलग अलग व्यूज होते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरीके से करना पसंद करते हैं। भाई देखो, एक काम को कल हमने विविधता में बताया था कि हम काम तो एक ही करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। हम क्या है मतलब अलग अलग धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन तरीके अलग हैं। पूजा पाठ तो सब करते हैं लेकिन तरीके अलग हैं। और जब हम ये समझने लगे कि नहीं यार उसका तरीका ठीक नहीं है और हमारा तरीका ठीक है, तभी ये मान लेना कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए और आपको नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। और इससे क्या होगा, जब हम नकारात्मक रूप से देखेंगे तो इससे होगा हम उन लोगों की शायद इज्जत न कर पाए जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हो। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश के अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर बहुत तरक्की करते हैं और इंग्लिश वो जानते नहीं, जैसे रशिया, जापानीज, चाइनीज, तो जर्मन है ना, फ्रांसीसी, तो ये इंग्लिश से तो तरक्की नहीं करे, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि नहीं इंग्लिश बोलता है तो जीनियस है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन को पूर्वाग्रह कहते हैं और हम गलत होते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी स्किन के कलर, जिस क्षेत्र में से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, हम इन आधार पर उनका भेद उनमें कर सकते हैं, यानी कि पूर्वाग्रह हम रख सकते हैं। हम क्या मतलब सभी जो पूर्वाग्रह रखता है वो इस आधार पर उनका वर्गीकरण कर लेता है और ये कहता है भाई ये तो इस टाइप का आदमी है तो इससे जो है दूर बनाए रखो, बिना उससे वार्तालाप करे पहले से सोच लिया, ठीक। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते।
सपोज करो कोई अदर भाषा का बोलने वाला यहाँ पर आ गया, दिल्ली में कोई मद्रास से आ गया या साउथ इंडिया से आ गया, और जो कि हिंदी नहीं जानता और इंग्लिश नहीं जानता, अपनी तमिल तेलुगु मलयालम ही जानता है, कोई भी एक लैंग्वेज, तो हम उसको सपोर्ट करें ना कि उसका मजाक उड़ाएं। अगर हम उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो असहाय तो होगा लेकिन दुखी भी होगा। तो हमें सबसे पहले, अगर हम वहां पर जाएं और वो हमारी हिंदी को और इंग्लिश को लेकर मजाक उड़ाए तो वो हमें भी दुख पहुंचाएगा, हर्ट करेगा। तो ऐसे ही समझना चाहिए, इसी आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब जैसे एक इसमें जो पॉइंट आउट किया है, एक भेदभाव सो बहुत बड़ा है अपनी सोसाइटी में लड़के और लड़की को लेकर। हमारी सोसाइटी में अभी आप बहुत देखेंगे, हमारी सरकार भी, हमारे संविधान में भी चेंजेस हुए हैं। चेंजेस मतलब हमारे संविधान में भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, महिलाओं को समानता के अधिकार दिए गए हैं, है ना। हमारे कानून उनके पक्ष में बहुत सारे बने हैं जिससे उनके साथ भेद ना हो। तो सरकार तो हेल्दी चीजें करती हैं, लेकिन समाज में फिर भी कुछ चीजें पूर्वाग्रह के कारण रह जाती हैं। जैसे लड़के और लड़की में भेद का, लड़के और लड़की में भेद का सबसे बड़ा जो कारण है वो है उनके जन्म को लेकर। क्या है, ये समझते हैं कि ये जन्म इनका जो है अलग, इनका जन्म अलग हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि लड़के का जन्म और लड़की का जन्म अलग होता है? नहीं, उनकी परवरिश अलग होती है, जन्म अलग नहीं होता। तो परवरिश अलग होने के कारण ही उनकी जो क्वालिटीज हैं वो चेंज हो जाती है, और वो ही उनका भेद डिसाइड करना शुरू कर देता है। अब देखिए, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेद किया जाता है, हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये तो एक नॉर्मल बात है, भाई लड़का है तो लड़का ने जन्म लिया, लड़की है तो लड़की ने जन्म लिया, ये बहुत नॉर्मल रूप से हम उसको देखते हैं। लेकिन अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं लड़के और लड़की को लेकर। अब आप बताएं कि इन स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो कथन है, इनमें कौन सा लड़की पर लागू होता है और कौन सा लड़के पर लागू होता है? जैसे पहले देखे, वे बहुत ही सुशील है, तो आपके हिसाब से तो भाई गर्ल होना चाहिए, सुशील तो गर्ल ही होगा, होगी, बॉयज तो सुशील नहीं होगा, मतलब शाय है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। यहां भी आप गर्ल के बारे में बात करेंगे, आप एक गर्ल में ये क्वालिटीज देखना चाहते हैं, आप ये परवरिश इस तरीके से करते हैं कि उनमें ये क्वालिटीज बन जाए। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, इसमें आप बॉयज के रूप में देखेंगे। ये सब आपके दिमाग में पूर्वाग्रह हैं, आपके दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं, इसलिए ये बॉय और ये गर्ल आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रहे हैं। वे शरारती हैं, अब शरारती गर्ल है, शरारती तो सुशील, गर्ल तो सुशील है, गर्ल तो सौम्य और मधुर है, तो ये बॉयज हो गया शरारती। अब देखो, गर्ल शरारती हुई नहीं हो सकती, बॉयज शरारती होगा। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, यहां पर भी आप गर्ल्स की तरफ ही पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। वे रोते नहीं है, यहां पर भी बॉयज की तरफ करेंगे। भाई क्या है, रोना जो है कमजोरी का लक्षण माना जाता है और बॉयज तो कमजोर नहीं होते। तो अगर कोई, कहा जाता है ना कि अगर कोई बच्चा रोता है कि क्यों रो रहे हो भाई, तुम क्या, तुम लड़की थोड़े हो लड़कियों की तरह रो रहे हो, तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं है। तो वे उद्यमी हैं। अब इसमें बताओ बॉयज होगा या गर्ल्स होगा? लेबर, गर्ल्स भी तो उद्यमी हो सकती है, लेकिन हमारे समाज में जो पूर्वाग्रह है उसके हिसाब से बॉयज है। वे खेल में निपुण है, अब इसमें भी बॉयज करेंगे क्योंकि आप खेलने का अवसर बॉयज को देते हैं, गर्ल्स को तो खेलने का अवसर मिलता नहीं, तो वो खेल में निपुण कैसे होंगे? तो यहां पर भी आपने बॉयज किया। वे खाना पकाने में निपुण है, खाना ही पकवाएंगे जब पूरी बचपन से, तो खाना ही पकाने में निपुण होंगे। बॉयज से पकवाओ तो बॉयज भी निपुण हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज में क्या है पूर्वाग्रह? गर्ल। वे भावुक हैं, तो यहां पर भी गर्ल्स। तो लड़का भावुक नहीं हो सकता क्या? लेकिन ये पूर्वाग्रह है कि लड़का भावुक नहीं होगा, लड़की ही भावुक होगी। तो आपने इसको वर्गीकृत किया और ये हमने देखा कि हमारे समाज में ये पूर्वाग्रह है, इसलिए हम उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों छांटते चले गए उनके गुणों के आधार पर। अब यहां देखो कि
ये कुछ कार्टून्स दिए हैं, इन चित्रों के मदद से एनसीईआरटी वाले समझाना चाह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं और इनमें कुछ शारीरिक रूप से अक्षमताएं हैं, और उसके आधार पर लोग क्या करते हैं, इनके बारे में भांति भांति के पूर्वाग्रह बना लेते हैं। जैसे ये लंगड़े हैं, तो इनके बारे में जो लोगों ने राय बनाई है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। क्या मैं लंगड़ा हूं, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूं तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अब ये अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है और साथ में कह रहा है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या होता, ये अपना दुख भी प्रकट कर रहा है। लोग ऐसे करते हैं इनके बारे में, भाई तो लंगड़ा है, तो ये है, तो है, तो ये सब पूर्वाग्रह बैठा लेते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो अपंग है। तो ये चीजें पूर्वाग्रह से आती है। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। अब देखो, ये है एक बच्ची है, मतलब एक कोई महिला है, इसके पैर में डिफेक्ट है, तो ये व्हील चेयर पे है, तो इसमें हर समय इसको सिंपैथी की नजरों से देखना, इसको शर्म आती है। मैं एक इंसान हूं, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से छिप जाना चाहती हूँ। जो मुझे हर समय ये दिखता है बेचारी, सिंपैथी दिखाते रहते हैं, उससे भी वो थोड़ा सा दुखी होती है। तो आप फिर आगे पढ़े तो इसमें लिखा है क्या उसका दिमाग सही नहीं है। अब देखिए, ये जो व्हील चेयर पे है, इसको सिर्फ इसलिए कि इसकी टांगे डगमगाती है तो लोग सोचते हैं इसका दिमाग भी इसका सही नहीं होगा, तो ये भी एक पूर्वाग्रह है। तो ये हर्ट होते हैं और ये सही भी नहीं होती बातें। अब ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इन ऐसे बच्चों को पहले कहा जाता विकलांग, डिसेबल, लेकिन आज इनकी परिभाषा बदल दी है। आज इन्हें कहते हैं खास जरूरतों वाले बच्चे, चाइल्ड हु वांट्स स्पेशल नीड्स। ठीक, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं। रूढ़िवादी धारणा, अब रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है कि भाई ये तो अगर इसकी टांग लड़खड़ाती है तो ये क्या है, दिमाग भी इसका ऐसे लड़खड़ाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उनको दुख पहुंचता है ये सब बातें करने से। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है, अब विकलांगता, पहले विकलांगता डिसेबिलिटी को यूज करते थे वर्ड को, लेकिन अब बदल दिया, अब हो गया आवश्यक जरूरतों वाले बच्चे, इनके स्पेशल नीड चाहिए। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के लिए जोड़ा जाता है। क्या लड़के और पुरुष रोते नहीं, ये आम धारणा बनी हुई है, लेकिन रोते तो हैं। कैसे, कभी भी कोई हार्ट हो जाए तब भी रोएंगे, जब उनको चोट लग जाएगी, बहुत ज्यादा दुख होगा तब भी रोएंगे। ऐसा तो नहीं लड़की का ही रोने का वो है सिस्टम, लेकिन पूर्व धारणा बनी हुई है, पूर्वाग्रह बना हुआ है लोगों के दिमाग में। समाज में यही चीजें आप समझते हैं तभी तो आप चेंज करने के मूड में आएंगे। कमी तो पहचाने, कमी क्या है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप करा देते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो। क्यों भाई, लड़के नहीं रो सकते, लड़के रो नहीं सकते, लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियां बहादुर नहीं हो सकती, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो क्या है अंतर, परवरिश का, ना कि जन्म का। यहां तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। भाई लड़के क्या करते हैं, बचपन से कह दिया कि लड़के रोते नहीं, उसके दिमाग में बात बैठ गई लड़के रोते नहीं, फिर वो बड़ा हो जाएगा, अब रोना तो आता है लेकिन दिखाएगा नहीं, क्योंकि रोने को कमजोरी मानते हैं, तो वो छिप छिप कर रोएगा। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। अगर पूर्वाग्रह है ही समाज में तो वो उसका मजाक ही उड़ेगा, उसकी कमजोरी डिसाइड होगी। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू हो जाते किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से होते हैं या ऐसा व्यवहार समाज से सीखते हैं।
आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं बल्कि शरारती होते हैं? क्या लड़की शरारती होती है तो उसके अंदर एबिलिटी कम होती है? नहीं, ये पूर्वाग्रह है और इस वजह से लड़कियों में यही गुण विकसित लोग देखना चाहते हैं। अगर वो शरारती है तो उसके बारे में थोड़ी सी नेगेटिव अवधारणा बना लेते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है, उसके टैलेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अब आगे क्या है, रूढ़िवादी धारणाएं। अच्छा, उससे पहले भी है, उससे पहले है इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। हमारे दिमाग में लड़के और लड़कियों के बारे में जो डिफरेंस है वो बचपन से ही पैदा कर दिया जाता है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए, यानी कि समाज ऐसा ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। भाई बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत मृदु भाषा बोलती है, बहुत बहुत शरारती लड़की है, भाई समाज में इसको ठीक नहीं कहा जाता। तो ऐसी पूर्व धारणाएं हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। अब है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब है कि आप क्या है, स्टीरियोटाइप 1। स्टीरियोटाइप मतलब क्या है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, मतलब एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं दिमाग में कि देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कंजर्वेटिव सोच कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स कह सकते हैं। क्या है कि हमने एक धारणा बना ली कि नहीं भाई ये आदमी तो ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर समुदाय से, पर्टिकुलर भाषा से, पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध अवधारणा बनी। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। हम कहते हैं भाई ये फला समुदाय से है, फला देश से है तो कंजूस होगा, फला क्षेत्र से है तो अपराधी होगा। इस टाइप से हमारी अवधारणा बन जाती है। क्या ऐसा होता है? नहीं, हर तरीके के लोग हर जगह रहते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। अब हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं, किसी किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है किसी क्षेत्र में जाने का, तो हम ये समझ लेते हैं कि नहीं भाई वहां तो सब ऐसे ही हैं, तो ये गलत अवधारणा है। इसको बोलते हैं रूढ़िवादी अवधारणा। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। अब हम उस आदमी में अलग चीज पॉजिटिव क्या है वो नहीं ढूंढ पाएंगे। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। तो हम क्या कर ले, हमने अवधारणा बना ली, रूढ़िवादी अवधारणा बना ली, नहीं ये ऐसा ही होगा, ये कंजूस ही होगा, ठीक। लेकिन उसके अंदर अब हमने उसकी क्वालिटी को देखा नहीं, तो क्या हुआ, हम उससे सहयोग नहीं करेंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे और उसकी जो क्षमताएं हैं उससे वंचित हो जाएंगे। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, अब ये अवधारणा, रूढ़िवादी अवधारणा रही कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। अरे क्यों नहीं उड़ा सकती? लड़कियां ड्राइवर नहीं बन सकती, लड़कियां कंडक्टर नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? ये अवधारणाएं हमारे समाज में थी। तो ऐसी अवधारणाएं तोड़ने के लिए तो महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो। अब जैसे यहां है, कई बार यह अवधारणा हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो मान लिया सपोज करो कोई लड़की है और बहुत काबिल है, और लेकिन चूंकि उसके साथ विभेद होता है, उसको सही से प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जाती, उसको सिर्फ खाना बनाना ही सिखाया जाता है, पढ़ना नहीं सिखाया जाता, उसको वो जो उसकी इच्छा है काम करने की उसमें उसको घटाया जाता है, भेदभाव किया जाता है उसके साथ, और उसके अंदर वो क्षमता है तो वो क्षमता रुक जाती है, उसकी काबिलियत समाप्त हो जाती है। असमानता एवं भेदभाव एक, अब क्या है, इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन बताएंगे क्या है। अब देखो विविधता से आपने देखा, विविधता है, भांति भांति के लोग भांति भांति का व्यवहार करते हैं और साथ रहते हैं, लेकिन अगर वही विभेद का कारण बन जाए, वही भेदभाव का कारण बन जाए,
तो वो नेगेटिव सेंस में पहुंच जाएगा। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कब होता है? ये भेदभाव को आप ऐसे कर लें कि जो भेदभाव है वो कहां से जन्म लेता है? वो लेता है आपके पूर्वाग्रह से, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी अवधारणा, रूढ़िबद्ध अवधारणा, रूढ़िबद्ध अवधारणा। तो आपने देखा कि भेदभाव से ही पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध अवधारणा जो जन्म लेता है, भेदभाव वो कहां से जन्म लेता है? पूर्वाग्रह से और रूढ़िबद्ध अवधारणाओं से। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप इन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए गए कप और गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यानी कि यदि आप उसके साथ समान व्यवहार नहीं करते, जैसा आप अपने साथ चाहते हैं ऐसा व्यवहार नहीं करते, तो इसका मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? आपकी पूर्वाग्रह है, आपके विचारों में आपकी रूढ़िबद्ध अवधारणाएं हैं आपके दिमाग में। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं भेदभाव के। क्या कारण है भेदभाव के? पिछले पार्ट में आपने समीर 1 और समीर 2 की कहानी को सुना। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, विविधता का एक पहलू है। धर्म अलग था लेकिन अमीर और गरीब भी थे, तो धर्म तो हुआ उनकी विविधता का पहलू, और जबकि अमीरी और गरीबी विविधता का पहलू नहीं थे, वो असमानता का पहलू थे, असमानता दर्शाते थे। तो ऐसी कंडीशन में विविधता का एक पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। वही बात है कि हमने पहले ही सोच लिया कि हम जो करते हैं वो बढ़िया है और जो दूसरे करते हैं वो निम्न कोटि का है, तभी भेदभाव की जो है नींव रखी जाती है। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी, एक अमीर था और एक गरीब था। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि उनका जो असमानता है वो दर्शाती है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कैसे भेदभाव किया जाता है? भाई फटे कपड़े हैं इसको दूर रखो, गंदे कपड़े पहना है इसको दूर रखो, है ना, इसकी हालत देखो। तो ये सब चीजें क्या है, भेदभाव का कारण बन जाते हैं। कुछ लोगों की विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, विविधता के कारण भी और असमानता के कारण, यानी कि अमीरी गरीबी के कारण भी और उसके धर्म के कारण भी विभेद हो सकता है। क्या है? पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। अब आपने पहले ही मन में पूर्ण धारणा बना ली कि ये संस्कृति हमसे निम्न है, तो आप क्या करेंगे? वो है तो विविधता, लेकिन उसके कारण भी भेदभाव करेंगे। ऊपर से यदि वे गरीब है, उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर गरीब है, इस आधार पर तो आप भेदभाव यानी कि असमानता, तो आपने असमानता सॉरी आपने देखा कि असमानता और विविधता दोनों ही है, विविधता दोनों है, और दोनों के कारण क्या हुआ? विभेद हुआ, भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव। ठीक, विविधता क्या? उसकी एक पर्टिकुलर संस्कृति है, लेकिन आपने उसको निम्न कोटि का पहले ही पूर्वाग्रह लेकर बैठे हैं, तो आप उससे विभेद करेंगे। और अगर असमानता यानी कि वो अमीर ना होकर गरीब है, तो आपने क्या किया? पहले ही सोच लिया कि भाई ये तो गरीब है और इसमें कोई काबिलियत नहीं है, तो आप उससे फिर भी विभेद करेंगे। तो दूसरा हुआ फिर, तो इस आधार पर भी भेदभाव करेंगे। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों
और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। देखिए जनजातीय लोग, जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, उनको आप निम्न है तो वो विविधता, क्योंकि उनका एक अलग तरीका है रहने का, लेकिन आप इस कारण से कि वो उनका तरीका थोड़ा हमसे निम्न है, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, उसके साथ विभेद करेंगे, अपने मन में पूर्वाग्रह लगा लेंगे, बैठा लेंगे। भेदभाव का सामना करने पर क्या होगा, क्या होता है भेदभाव का सामना करने से, आपकी आजीविका चलाने के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे अब काम के आधार पर भी भेदभाव होता है, जैसे पढ़ाना, कोई पढ़ाता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई बढ़ईगिरी करता है, कोई खेती करता है, कोई बुनाई करता है, लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि काम के आधार पर भी विभेद होता है। कैसे, आपने देख लिया कि हाँ भाई पढ़ाना अच्छा काम है, नौकरी करना अच्छा काम है, लेकिन बाल काटना, सफाई करना अच्छा काम नहीं है, तो आपने विभेद करना शुरू कर दिया। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। ये सब क्या है, पूर्वाग्रह है कि भाई ये। अच्छा एक बात बताइए, अगर सफाई वाला सफाई नहीं करेगा तो आप अपने काम को ठीक से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आप तो बीमार हो जाएंगे गंदगी से, और जब आप गंदगी से बीमार हो जाएंगे, आपका परिवार बीमार हो जाएगा, तो क्या होगा, आप अपने एफिशिएंसी को कम कर लेंगे। तो क्या उसका महत्व कम है सफाई का काम करने वाले का? महत्व उसका कम नहीं है, लेकिन आपने ऐसा अपने पूर्वाग्रह बनाए हुए हैं, रूढ़िवादी अवधारणा बनाई हुई है। तो आगे इन कामों को करते उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है, यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखिए जो भारत में है, सबसे बड़ा जो काम के आधार पर अच्छा काम बुरा काम ये जो अंतर किया गया है, इसकी जो जड़ है वो है जाति व्यवस्था। भारत में क्या है, जाति व्यवस्था के आधार पर ही कुछ काम बटे हुए थे, और उनके आधार पर ही लोग पूर्व धारणा बना लेते हैं कि इस जाति के लोग ये काम करते हैं तो ये निम्न है। जैसे हमारे यहाँ एक दलित के बारे में बताया गया है कि दलित क्या है, दलित जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो नीची जाति, जिनको पुराने टाइम पर नीची जाति के कहा गया, जिनके काम निम्न थे, उनको नीची जाति के लोग कहा गया, और इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब उनको अनटचेबिलिटी, उनके साथ बैठना नहीं, उठना नहीं, है ना, अछूतों की तरह व्यवहार करना, उन्हें दबाया गया, कुचला गया, वे दलित हैं। दलित के अनुसार वह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। देखिए ये क्या है कि जो हमारे समाज में पूर्वाग्रह रहे और रूढ़िबद्ध अवधारणा रही, उनके आधार पर उनके काम को निम्न समझा गया और उनको दबाकर रखा गया, उनके साथ भेदभाव हुए। तो आगे इस कंडीशन में फिर आगे पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, जाति को एक तरह की सीढ़ी के रूप में देखते हैं, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। अब क्या है, जाति व्यवस्था भारत में जो देखी गई है वो ऐसे कहें कि एक जाति दूसरी जाति से ऊपर है, जबकि हर जाति समान है। ठीक, अब देखिए आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि जाति व्यवस्था, महात्मा गांधी की जाति व्यवस्था और अंबेडकर जी की जाति व्यवस्था में क्या डिफरेंस था। महात्मा गांधी कहते थे कि सभी जातियां समान है, जाति होनी चाहिए लेकिन सभी समान है। अंबेडकर जी कहते थे जाति होनी ही नहीं चाहिए, जाति हो ही ना। तो ये दोनों अलग अलग इनकी सोच है, लेकिन ये तो बहुत ही गलत है कि ऐसी पूर्व धारणा बना ले कि एक जाति दूसरी जाति से ऊपर है या एक जाति दूसरी जाति से नीचे है। तो यहीं से जड़ हो गई भेदभाव की। ठीक, तो ये विविधता नहीं, ये होगी असमानता, और भेदभाव से क्या पैदा होगा, असमानता, और असमानता से क्या होगा, असमानता से उनका शोषण होगा। जिन्होंने अपने को ऊंची जाति को, जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत कहा गया। भाई देखो अछूत कौन थे, जो इस जाति व्यवस्था में सबसे नीचे थे, और अछूत थे और अयोग्य थे, उनको अयोग्य। तो ये पूर्व धारणा प्रणाली समाज में गलत थी, नेगेटिव थी। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी।
तो इनको जो काम दिए निम्न कोटि के बस वही करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहां तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। तो ये सब क्या थी, पूर्व धारणाओं के कारण समाज में ये सारी गंदी चीजें पैदा हो गई, यानी कि इससे विभेद हो गया, असमानता होगी और शोषण शुरू हो गया। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल थे उससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। यानी कि एक कुछ लोगों को तो, ऊंची जाति के लोगों को तो अधिकार मिल गए, लेकिन जो अछूत थे वो उन अधिकारों से वंचित हुए। तो भेदभाव तो होगा, ये भेदभाव नहीं तो क्या है, फिर उससे असमानता होगी, असमानता से शोषण होगा और ये पूरा का पूरा दुष्चक्र चलता रहेगा समाज में, और समाज रूढ़िबद्ध और अपने भेदभाव के कारण प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो अब हम इसमें जो हमारी कहानी बताई गई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताई गई है, जो एक दलित नेता भी थे और इन्होंने दलितों को बहुत कुछ दिया। जैसे इन्होंने उनको शोषण उनके शोषण का जो चलन था, पूर्वाग्रह था समाज में, उससे उन्हें जागरूक किया और उनसे बचाने की कोशिश की। तो संविधान में जो भीमराव अंबेडकर जी भी निम्न जाति से बिलोंग कर रहे थे, जो तथाकथित निम्न जाति कही जाती थी उस समय समाज में, तो वो उस विभेद को झेल चुके थे और उस विभेद को झेलने के कारण उनके अंदर वो टीस थी, वो दर्द था कि ये विभेद आगे ना हो। तो उन्होंने संघर्ष किया और ये संघर्ष की उनकी पूरी कहानी इसमें दी गई है और इसको एक बार पढ़ना जरूरी है कि उन्होंने क्या क्या किया। उनके ये पूरी कहानी अंबेडकर जी के बारे में बताई गई है कि उन्हें कैसे जाति व्यवस्था में विभेदता का सामना करना पड़ा। अब हुआ क्या, तो उन्हें जो आदर सम्मान मिला वो ये मिला कि उन्होंने जो दबे कुचले वंचित वर्ग थे उनके अधिकारों की रक्षा की। संविधान का जब निर्माण हुआ तो संविधान निर्माताओं में वे भी प्रमुख स्थान पर थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जो संविधान सभा थी उसमें लोगों जो संविधान निर्माता थे उनका एक विजन था कि समाज में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, कोई भी असमानता ना रहे। तो ऐसी कंडीशन में जो समाज में पूर्वाग्रह थे उनको तोड़ना जरूरी है। उनके खिलाफ उन्होंने कानून बनाने शुरू किए और संविधान में प्रावधान किया अधिकारों का, मूल अधिकारों का। उसके आर्टिकल 14 और 15 आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहां पर समानता दी गई है, अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी तरीके का भेदभाव भारतीय समाज में अपना स्थान नहीं रखेगा। समानता के लिए संघर्ष। अब समानता के लिए क्या संघर्ष हुआ, देखिए ब्रिटिश शासन में आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। अब आपको मैं अगर बताऊं कि जो ये आप इसको इतने अच्छे तरीके से कहें कि जो स्ट्रगल था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, यानी कि संघर्ष था आजादी का ब्रिटिश के विरुद्ध, संघर्ष ब्रिटिश के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, वो ये तो था ही, प्लस में क्या था, हम समानता के साथ भी, समानता के लिए भी संघर्षरत थे, संघर्ष कर रहे थे और इन सब से, इन दोनों के संयोग से हम हुए स्वतंत्र। ठीक है, हमें क्या मिली, स्वतंत्रता। तो आप देखेंगे हमारा जो स्वतंत्रता है उसका मायने है ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, साथ में जो समानता के लिए भी संघर्ष करना। समानता किन के लिए, दलितों के लिए। समानता किसके लिए, दलित के लिए। समानता किसके लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। समानता किसके लिए, है ना, अन्य अनुसूचित
वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक, सबको समान रहने का अधिकार है। ये अधिकारों की मांग भी साथ साथ चलती रही स्वतंत्रता संघर्ष के साथ साथ, और तब कह सकते हैं कि हम पूर्ण तरह से आजाद हो गए। तो ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कौन? दलित, महिला, जनजाति, किसान। किसान क्या थे भाई? उनके शोषण हो रहा था, वे ब्याज देते देते बूढ़े हो गए, उनकी पीढ़ियां ब्याज देती देती निपट गई, लेकिन उनका कर्ज ही नहीं खत्म हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में वे अपना अधिकार चाहते थे और उन्होंने क्या किया, उसके लिए मांग उठाई और साथ साथ में संघर्ष चलता रहा। जैसा कि पहले बताया हुआ है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, उनके पास भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता, भेदभाव होता था, तो दलितों ने एक संघर्ष किया, मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। और वो उस आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि वो भी समानता का अधिकार चाहते थे। महिला, पुरुषों को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार हो, इसके लिए उन्होंने मांग की। और किसान और जनजाति के लोग भी जमींदारों के ऊंची ब्याज दरों में छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तब बना एक राष्ट्र। तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो तो प्रमुख नेता थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। अब संविधान में क्या हुआ? सबको अधिकार दिए गए, किसके? बराबर के, समानता के। यानी कि हमारा जो प्रेम्बल है, उद्देश्य का है संविधान के, उसमें भी समानता की बात की गई है। जब आप उद्देश्य का पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि समानता को प्रमुख रूप से स्थान दिया गया है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका विजन बड़ा था। वो जानते थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में किस किस तरीके से लोगों के अपने अधिकारों को लेकर मांग उठी है, और उन जायज मांगों को पूरा करना और उन्हें उनसे मुक्ति दिलाना, भेदभाव से मुक्ति दिलाना, उनका संवैधानिक अधिकार बना दिया जाए। तो उन्होंने संवैधानिक अधिकार बना, और समाज को भी जब नियम बना दिए गए, आप भेद नहीं करेंगे तो समाज भी उस चीजों को समझेगा। लेकिन साथ साथ में जागरूकता बहुत आवश्यक है, केवल नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता होनी भी बहुत जरूरी है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया, किसको? अनटचेबिलिटी को। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। अब क्या है, आप अपनी तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं, अब जाति व्यवस्था इसमें आड़े नहीं आएगी। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार को यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। अब इन विशेष कदम में ही क्या है? आपका आरक्षण है। आरक्षण, तो आरक्षण क्या है? विशेष कदम है, किसे? समानता के अधिकार दिलाने का। क्या है? जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के कारण पिछड़ गए, उनको समान स्तर पर लाए, उनकी असमानता को खत्म करे। इसलिए ही रिजर्वेशन या आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया। आगे इसमें बताया गया है कि हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। क्या नियम बनाने से, संविधान में अधिकार देने से असमानता चली गई? आज आप कह सकते हो कि हमारे समाज में असमानता नहीं है, भेदभाव नहीं होता है। तो हमारे दिमाग में अभी भी वो पूर्वाग्रह बैठे हैं। जब तक वो पूर्वाग्रह खत्म नहीं होंगे तब तक हमारे जो असमानता और भेदभाव चलती रहेगी। और समाज में ये सब जो पूर्वाग्रह हैं, इनको नष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है, समाज के व्यक्तियों की है। तो समानता का वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा।
आज भी संघर्ष चल रहा है। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, दलितों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये संघर्ष अब जब तक चलता रहेगा जब तक वो अपने समानता के अधिकार प्राप्त न कर ले। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, जो समानता का मूल्य है वो वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। सरकार तो अपने काम करे, लोग भी अपने अधिकारों को मांगे और उसके लिए संघर्ष करे, ठीक, और सरकार भी उनकी मदद करे। तो ऐसी कंडीशन में ही ये सब चीजें पूरी होगी। अब जैसे ये उद्देशिका है, ये प्रीएम्बल है, इसमें मैंने कहा था कि इसमें किसकी बात की गई है, समानता की बात की गई है। कहां है समानता, ये रही। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तीन तो न्याय हुए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये आपकी 5 स्वतंत्रता हुई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी इक्वलिटी, प्रतिष्ठा की भी और अवसर की, आपकी प्रतिष्ठा को कोई हर्ट नहीं कर सकता, ये भी आपको समानता है। आपको अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता, आपको दूसरों के समान अवसर मिलेंगे, ये भी समानता आपको दी गई है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारा उद्देशिका है। उद्देशिका क्या है कि संविधान की टेक्स्ट है, मतलब कंटेक्स्ट है, इसमें शुरू में ही दे दिया कि हमारे संविधान में इन चीजों के बारे में सार है, समरी है वो हमारे संविधान की, ठीक। अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसा देश, सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश उसको बोलते हैं जो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, बल्कि सारे धर्मों को समान अवसर मिले, सभी धर्मों को अपने त्योहार मनाने की आजादी मिले, अपने पूजा पाठ करने की आजादी मिले, वो धर्मनिरपेक्ष देश होता है। और भारत एक ऐसा ही धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सभी धर्मों को समानता का अधिकार है, कोई धर्म भेदभाव का पालन, भेदभाव नहीं हो सकता किसी धर्म के साथ, ठीक। जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है वही हमारी एकता को डिनोट करेगा कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि हम एक दूसरे की इज्जत करें, हम एक दूसरे को सुपीरियर इंफीरियर ना समझें, सबको समान और इक्वलिटी का अवसर दें, तो हमारे देश में ये विविधता एकता के रूप में प्रदर्शित होगी। तो आपने इस पाठ में देखा कि विविधता और भेदभाव में क्या संबंध है, विविधता भी भेदभाव का एक कारण हो सकती है, तो इसको कैसे हटाया जाए। और हमारे संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी है, उससे भी आपको सीखने को मिलता है कि भाई संघर्ष करना है। उस समय भी, आजादी से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, प्लस में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आजाद हुए तो संविधान निर्माताओं ने कानून, हमें हमारे अधिकार दिए, और सरकार प्रयास करती है कानून बनाकर कि हमारे सभी लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी समानता के साथ रहे। लेकिन समाज में जो पूर्वाग्रह है, जो रूढ़िबद्ध अवधारणाएं हैं, उनको नष्ट करना भी आवश्यक है। इसलिए लोगों को जागरूक होना, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। तो आज का चैप्टर ये सेकंड यहीं पर खत्म होता है। देखिए, इससे आपको बहुत कुछ, आपकी जो सोच है, समझ है, उसमें पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध अवधारणाएं हटाने में मदद मिलेगी, और आपका आंसर बहुत अच्छा लिखा जाएगा मेंस में। और प्री में भी स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सही होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको बहुत प्यार मिल रहा है, थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग पर ध्यान दे दीजिए, हम भी प्रोत्साहित होते हैं ये सब चीजों से। धन्यवाद।